नमस्कार। विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में गुज्जर कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। कभी भी यहां पे उन्हें एंटी नेशनलिस्ट नहीं कहा जाता था। एक ऐसी कम्युनिटी है जो बड़ी कड़ी मेहनत करती है। आपने देखा होगा, अक्सर अब निकलते हैं सड़कों पे, अपने माल मवेशियों के साथ चलते हैं, ऊपर पहाड़ों में जाके रहते हैं। अगर यहां भी आते हैं लोगों की सेवा करते रहते हैं। और बहुत से मौके ऐसे आए जब भी यहां पे जरूरत पड़ी तो आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे। लेकिन दुख की बात यह है कि इन्हें कभी भी सहज नहीं लिया गया। जो नेशनलिस्ट है वो भी नहीं लेते थे इनको अपने साथ, जो एंटी नेशनलिस्ट थे वो भी नहीं लेते थे। वो दोनों यही आरोप लगाते थे कि ये तो उनके साथ है, ये तो उनके साथ है। लेकिन बहुत कम लोग जम्मू कश्मीर के इस बात को जानते होंगे कि जो गुज्जर कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, मुसलमान कम्युनिटी है, वो यही नहीं है, बल्कि ये कम्युनिटी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है और उसमें मेजॉरिटी हिंदूज की है। लेकिन अभी तक हम इस बात को आम जनता तक नहीं पहुंचा सके। आज हमारा सौभाग्य, हमारे साथ कर्नल देवानंद गुज्जर जी हैं। ये इंटरनेशनल गुज्जर महासभा के प्रेसिडेंट भी हैं, भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कर्नल साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि आम लोग जुड़ा हुआ नहीं है इस बात को जानने के लिए, और बहुत देर बाद मुझे भी पता चला कि यह गुज्जर कम्युनिटी जो है पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है और वो हिंदू भी है उनमें। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी जनसंख्या 15 करोड़ के आसपास मानी जाती है और हम हर धर्म से वास्ता रखते हैं। पंजाब में जाएं तो आपको महसूस कभी हुआ नहीं होगा क्योंकि वहां की सिख्स हमारे बहुत बड़ी संख्या में हैं, हिंदूज बड़ी संख्या में हैं और मुस्लिम्स भी हैं। मुख्यतः हम चार इन धर्मों में हैं। और सबसे बड़ी बात इस कम्युनिटी के, जैसे आपने खुद ने कहा कि प्योरली नेशनलिस्टिक हैं, जो और अपने आप को हर देशवासी नेशनलिस्टिक है, मैं ऐसा मानता हूं। गुमराह लोग कुछ है, पर ये लोगों को पता ही नहीं लग पाता कि किस तरह, जैसे आपने कहा कि उग्रवाद के दौर में उग्रवादी भी इनको कभी अपना नहीं समझते और बाकी लोग बाग भी इनको अपना नहीं समझते। पर सबसे बड़ी हमारी जो एक ताकत है वो ये कि हमारे लिए धर्म बाद में है और गुजर के लिए गुजर शब्द पहले है, जिसके कारण हम पूरे देश भर में एक दूसरे से जुड़े हैं। और जो इंटरनेशनल गुजर महासभा जो मंच है वो इसी का मंच है। और हमारे साथ पाकिस्तान के गुजर भी जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ अफगानिस्तान के भी लोग हमारे इस मंच से जुड़े हैं, सऊदी अरेबिया में जुड़े हैं, सेंट्रल एशिया में भी एक गुजर नाम से है और कनाडा में भी लोग बहुत सारे हैं जो हमसे जुड़े हैं। तो ये एक पहली चीज इनकी है। दूसरी चीज ये है कि जो लोग देश के अंदर धर्म के चश्मे से देख करके व्यक्ति को आंकने की कोशिश करते हैं, मैं ये मानता हूं उनके लिए गुजरों का बिल्कुल सही जवाब है कि जिन लोगों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है, मां भारती जिनके लिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है साहब, मैं किसी की भावना और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, अगर कोई भारत मां का जयकारा लगाता है तो गुजर लगाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। अगर कोई इतिहास के अंदर आप खुद मानेंगे, कोई भी सैनिक से पूछ लो, मैं जिस दौर में आया था सेना के अंदर, उस समय कोई मिलिटेंसी नाम की चीज नहीं थी। और मुझे आज तक याद है जिस एलओसी के ऊपर पोस्ट पर हम बैठते थे, 20 गज पर पाकिस्तान और इधर तार लगा होता, हमारे भी हथियार ताले लगा करके, मैं पोस्ट की बात कह रहा हूं, सिर्फ एक संतरी के पास राइफल होती थी और बाकी हथियार ताले में रहते। इतना अमन था उस दौर में। पर जब ये दौर के बाद जब मिलिटेंसी आती है तो फौज गवाही दे सकती है कि शाना बशाना एक गुजर ही ऐसा व्यक्ति था। अब वो कारण मैं नहीं डिटेल जा सकता, जिस पर फौज भरोसा करती थी। भरोसा भी तो जरूरी है सर, और नागरिक भी भरोसा करता था फौज पर, वो इसलिए कि दोनों राष्ट्र के साथ खड़े थे, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। यहीं पर ही मैं आपको बता दूं, हिल काका 2003 की बात है, जब मैं इसी इलाके में सीओ था, नया मैं आया था। ऑपरेशन सर्प विनाश का नाम है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, कोई भी सीनियर सेना के अधिकारी जिन्होंने हिस्सा लिया है, जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है, भारतीय सेना, हम सबको पता, बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स उस इलाके में थे। ऑब्वियसली गुजर वहीं रहते हैं, उनकी दुविधा कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझ सकता। मिलिटेंट भी आके मारता था, फौज भी पूछती थी तेरे घर आया, मना कर नहीं सकता। पुलिस वाले तो लिस्ट बनाते रहते थे, उनकी हिम्मत नहीं थी जाने की वहां। ये भुगतने के बाद जब
इतनी बड़ी संख्या में फौज को लगा कि लड़ना कठिन है, उन्होंने आग्रह किया सब। और एक जो आप सुनते रहे विलेज डिफेंस कमेटी, बड़े बड़े एनालिस्ट ये टीवी पे पढ़ते रहते हैं, कहीं किताब में पढ़ के आगे अपना ज्ञान बांट, ये उसके बाद में बनी है, जब भारतीय सेना ने इनको बोला कि हमें करीब 150 आदमी और 50 महिलाएं इकट्ठी हुई कि हम लड़ेंगे साहब आपके साथ, क्योंकि वो भी तो भुगत रहे थे। उनका सेना ने भरोसा जताया, इनकी ट्रेनिंग करवाई गई, मैं आपको फोटो मुहैया करा सकता हूं, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है। इनकी ट्रेनिंग करा करके हथियार दिए गए इनको, और उस ऑपरेशन में साथ लड़े, और उसकी गवाही मड़ा एक जगह हिल काका में, वहां पर मेमोरियल बना हुआ है। 35 नाम है सैनिकों के, और 35 नाम लगे गुजर बकरवालों के। 4 महिलाओं ने भी जीवन बलिदान दिया, वो उसके ऑपरेशन के बाद उनको मार दिया लोगों ने, टेररिस्ट ने। इनके 39 गुजर बकरवाल महिला भी जीवन का बलि। ऐसा जिंदा एक मेमोरियल इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। एक तरफ वर्दी वालों के नाम, एक तरफ इनकी कुर्बानी थी। और दुर्भाग्य, इनके पास न वर्दी थी, न इनके पास तनख्वाह थी, न इनको पेंशन दी गई, फिर भी ये लोग लड़े, उसका सम्मान सेना ने किया। पर कश्मीर की सारी पार्टियां गुजर विरोधी हैं, इन्होंने आज तक उनको सम्मान नहीं दिया, इस्तेमाल करते रहे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, वो उनको क्या चाहिए, बलिदान तो वैसे ही दे रहा है वो। सेना के अलावा उनके मतलब क्या उनको साहब, जब सेना के साथ लड़े हैं, हथियार दिए सेना ने, तो क्या मां भारती का सैनिक नहीं है? जीवन बलिदान दिया, जानते हुए कि वर्दी नहीं, पेंशन नहीं, फिर भी। अब वो क्या बाकी सैनिक को सम्मान देते, उनको क्या हम शहीद का दर्जा नहीं दे सकते? क्या टेरर एक्टिविटीज में मरे जो लोग मरे हैं, इन्होंने तो जीवन बलिदान दिया है। आज भी उस जगह ये सरकारें, मैं आज भी एलजी साहब से आग्रह करता रहता हूं चैनल के मार्फत कि भाई आप इनको सम्मान कब देंगे? तो ये वो कौम है साहब। कर्नल साहब, मैं चूंकि आप इंटरनेशनल गुजर महासभा से जुड़े हुए हैं, जी, देश में भी विदेश में हर जगह आप जाते रहते हैं, और हाल ही में आप कश्मीर सारा चक्कर लगा के आए हैं, खासकर ये आज जो चुनाव वहां पे अनंतनाग के हो रहे हैं उस सिलसिले में आप इन जम्मू कश्मीर में और बाकी देश के में जो गुज्जर्स हैं उनके हालात में क्या अंतर है? ये साहब बड़ी दुखती नबत छेड़ दी आपने। बाकी गुजर, देखिए यहां क्या है कि जो गुजर बकरवाल, गुजरों के हमारे क्या होता है कि कश्मीर में हमको बांटने का प्रयास सरकार भी करती है, और जो वेरियस पॉलिटिकल लोग हैं जो अपने आप को एनालिस्ट कहते हैं, वो भी बांटने का। जैसे गुजर और बकरवाल को अलग मानते हैं, ही से गुजर ओनली, जो बकरी पालता है वो बकरवाल हो गया, जो गाय का दूध देता है वो दूधी गुजर हो गया। पर ये हमारी जात में सब बांटने का प्रयास करते हैं बड़े बड़े विद्वान लोग। तो जो आपके मेरी बात सुन रहा है, प्लीज इस कम्युनिटी को मत बांटे आप, हम एक हैं, ये तो पहली चीज है। दूसरी हालत क्या है, यहां नोमेडिक हैं गुजर। देखिए यहां जो आरक्षण दिया गया था 91 में, इनको भारत सरकार ने दिया जी। और उस रिजर्वेशन के बाद 370 की आड़ में जो आज बड़े बड़े नेता बनते घूम रहे हैं ना, ये सब गुजर समझते हैं साहब। 91 से लेकर के 2019 31 अक्टूबर को, जिस दिन मोदी जी द्वारा यहां के 370 हटने के इमीडिएटली उपरांत, अमित भाई का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल पर कि उन्होंने इसमें पहल दिखाते हुए हमें जो वादा किया था पूरा किया। कंप्लीट पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, SC एट्रोसिटीज एक्ट दिया, फॉरेस्ट राइट दिया, ये 3 चीजें हमको मिली। पर जो नोमेडिक गुजर है ना, वो आज भी उसी स्थिति में है। आप उसके साथ अन्याय देखिए, रिजर्वेशन मिला, उसको लाभ नहीं मिलने वाला अगले 20 साल, प्लीज बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल आज भी आप देखिए, वो एक जगह उसका डेरा है, अगले दिन दूसरे दिन है। दे कवर 250 से 300 किलोमीटर एरिया पैदल चलते हैं, उनको महीना 1.5 महीना लगता है, फिर वापस आते हैं। साइकिल है, उनके बच्चे शिक्षा नहीं है, उनके पास कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके पास न दवाई की व्यवस्था है, और उनके पास समाज से जुड़ने की, मोबाइल उनके काम करते नहीं है क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। और आधे टाइम सिक्योरिटी एजेंसी से वो इतना डरा के रखते हैं उनको कि वो बेचारे घबराए रहते हैं। और सबसे बड़ा उनका दुश्मन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये इनकी कब नींद खुलेगी? और सरकार के अंदर जो तंत्र में लोग हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉरेस्ट एक्ट बना दिया, सरकार का है, पर उनका वो शोषण करते हैं सब। उनकी जो पूर्वजों की जगह थी, आप तो बड़ी भली पांची है कि जहां जाके रुकते थे, ये उन्हीं की तो जगह थी ना। ये आज से थोड़ी रुक रहे हैं, ये करीब 500 साल से रुक रहे हैं। धीरे धीरे फॉरेस्ट ने वो मार्क कर दिया। अब जब वो जाते हैं तो पहली बार कहते हैं यहां मत आओ,
2-3 साल बाद वहां तार लगा देते हैं। अब तो उन्होंने दीवारें बना दी, उनके पास जगह एक ही नहीं बचे। और जब वो आगे जाते हैं फॉरवर्ड एरिया में, जो बैक कहते हैं, वहां टेररिज्म के नाम से सेना भी थोड़ी सी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। देश में कौन सा कानून है जो मैं आपको आपके घर से उठा सकता हूं? अगर ये कोई थ्रेट नहीं है तो आप मदद भी गुजरों की लोगे। और आज तो मजे है साहब, आज तो देश बदल रहा है। आज तो हर व्यक्ति कहता है मैं वहां जाने को तैयार हूं, क्योंकि लड्डू खाने में मजे किसको नहीं आते, पर जब हलवाई पे गर्म होता है ना तब पतीला, तब इन गुजर बकर वालों ने किया। अब देखिए उनकी जो बहक है उन पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, क्यों नहीं तुम पाकिस्तान से आ जाओगे। हमारे ऐसे गांव है जो फेंस के आगे। अब मैं तो सेना का आदमी समझता हूं, बात कर लेते हैं, सेना थोड़ी इनका ध्यान भी रखती है, पर ये देश का कानून क्या कर रहा है इनके साथ? क्या मेरे घर में मेरे को सोने की इजाजत नहीं है? ये देश को तय करना पड़ेगा। आपकी गलती है। ये एलओसी हमने बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई, ना मेरे पूर्वज ने बनाई। जो पहाड़ियों में रहते हैं, लाइन किन्हीं गद्दारों ने खींची साहब। सुनिए, किसने खींची? वो गद्दारों ने लाइन खींची, जरिया उसके बाद बैठा दिया गया फौज को। हम क्या करें साहब, मिलिटेंट आएगा तो। पर आप देखिए जब 47 के अंदर जब ये रोका गया, तब तो कारण मैं नहीं जाना चाहता, सफर किसने किया? गुजरों ने, बिल्कुल। पर जब तक ये फेंस नहीं बनी थी, टेररिज्म नहीं आया था। मुझे भी याद है, मैं सेना का पोस्ट कमांडर रहा हूं फॉरवर्ड एरियाज में। लोग रोज जाते थे उधर, रोज आते थे इधर, बोल के जाते थे नंबरदार से, शादियों में कोई मरता था। पर 2004 के बाद तो अब कोई मर जाए तो भी नहीं आ सकता। पर टेररिज्म ने अपना बहुत फन फैलाया, तो ये जो इनकी दुविधा है कोई नहीं समझा। और जब फेंस आ गई टेररिज्म के बहाने, दुनिया में सबको सिक्योरिटी दे दी, सबको पच में। मैंने अभी बताया हिल काका को तो आज तक इन्होंने एक नौकरी नहीं दी इनके परिवार को। क्यों नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। पर ये जब फेंस बन गई, बहुत सारे गांव आगे हैं, ये गुजरों के हैं साहब, कुछ पहाड़ियों के भी हैं, और अब पहाड़ी भी हमारे साथ इसमें रहते हैं। अब उनकी फेंस के ऊपर वो एक दरवाजा लगा दिया फौज ने। फौज अपनी जगह सही हो सकती है, मैं उसकी मूल्यांकन की बात नहीं कर रहा हूं, पर एक नागरिक के हितों की अनदेखी अगर आज भी हो रही है तो फिर सोचना पड़ेगा। ये गुजरों के दुख है। लेकिन सबसे बड़ी बात है एजुकेशन की बात कही। एजुकेशन है ही नहीं। अगर इनके पास मोबाइल स्कूल इन्होंने दे दिए हैं तो क्या है? नो, दैट इज अ ब्लडी फ्रॉड। बिल्कुल, ये फार्स है। और ये उन लोगों ने दिया है जो गुजरों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। भाई मोबाइल स्कूल, क्या आप इनके स्कूल नहीं खोल सकते? क्या दुनिया में, हिंदुस्तान में वी हैव सेटल्ड ऑल द गुजर्स, मतलब जो नोमैड्स से, गुजरों को नहीं किया प्लीज। और ये इनके भाई हिमाचल में भी है, इनके भाई उत्तराखंड में भी है, वो भी बकरवाली जाने जाते हैं, वहां भी इनकी हालत है। यहां तो इनको एसटी मिल गया, पर जो उत्तराखंड में जो गुजर बकरवाल है, जो हिमाचल में, उनकी साहब बड़ी बुरी हालत है। आपने एसटी की बात की, रिजर्वेशन की बात की, जी, क्या फायदा इनको मिलेगा उनसे? देखिए, ये रिजर्वेशन का एक जो तोता है ना, ये बड़ा खतरनाक तोता है साहब। मैं उसमें बहस में नहीं जाऊंगा। लड़ाई तो पहाड़ियों, बकरवाल, गुजरवाल आपस में लड़ा दी इन्होंने। तो अरे साहब, मैं यही तो कह रहा हूं, इस देश में सोचना, बिकॉज ये भोली भाली कौम है, ये कभी विरोध नहीं करते। आपने देखा होगा सड़क पे जा रहे हैं, कोई हॉर्न मारता है। ये हाईवे किसके है? मैं आपसे सवाल करता हूं। ये हाईवे गुजरों के, क्योंकि इनकी बकरियां, आप तो हिंदुस्तान जब कब्जा नहीं किया, लोगों ने देश के टुकड़े नहीं किए, तब तक तो नीचे से रास्ता था। ये पहाड़ पे रास्ते इनकी बकरियों गायों के थे, अब हाईवे बना दिए इनको। इनके साथ तो ये भी शोषण हो रहा है। शिक्षा की बात, ये स्कूल जो मोबाइल स्कूल लगता है बड़ा फैंसी है, इट्स ए वेरी फैंसी वर्ड। हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा भाई। एक दिन उस पढ़ाई के नाम पे जाके देखो जब आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता है। और ये मोबाइल रात को डेरा, यहां इनके एक आदमी आगे जाता है, जैसे एडवांस पार्टी फौज में चलती है, वो चुल्ला जलाता है अपना, वो जगह देखता है कि, वो जब जाते हैं तो उनको भगाते हैं लोग, अरे तुम कहां से आ गए, तुम चोर हो, तुम ये। तो इनकी हालत बड़ी गंभीर है। शिक्षा तो इनके पास है ही नहीं। रिजर्वेशन का फायदा इस नोमैड गुजर को तो नहीं मिल रहा है, बाकी गुजरों को मिल रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान में जाति प्रथा है, आपने दिया, पर इसको अभी भी नहीं मिल रहा है। इसको देने के लिए एक ही मांग है, जब उठाता रहता हूं, दे मस्ट बी सेटल्ड। इनको परमानेंट सेटलमेंट करना चाहिए, जैसे बाकी नोमैड्स को किया है। अब ये क्यों कश्मीर में नहीं हो रहा है, आए मेरे पास इसका एक कर्नल साहब, बड़ी बात है कि 370 की जो आवाज उठी थी, जी, कश्मीर में विरोध हुआ, मुसलमान कैटेगरी जितनी भी थी, कम्युनिटी थी, मुसलमान गुजरों ने, मैं वही आपसे गुज्जर एक ऐसे थी जिन्होंने वेलकम किया था। देखिए सब गुजर, लाभ क्या मिला उनको, मैं जानना चाहता हूं। ओके, देखिए गुजर कम्युनिटी कभी भी देश के खिलाफ नहीं थी। हमारा शोषण किया 47 में, जिससे कि हमारे आधे गुजर पीओके में चले जाए। अरे ये बदमाश लोगों ने किया था।
हमें बांट दिया। अब जब 370 पूरे हिंदुस्तान के, भारत सरकार ने, लोगों ने तय किया हिंदुस्तान ने कि इनको ट्राइबल्स हैं, इन लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए, 91 में दे दिया। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस 30 साल तक साहब इन्होंने इनके हक को रोक के रखा। क्या रिजर्वेशन दिया? एसटी का, पर इन्होंने सिर्फ नौकरियों में आरक्षण दिया। सुनिएगा साहब, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दिया इन्होंने। और उसके बावजूद भी एनसी सरकार के एक मंत्री वो तो इस हद तक चले गए कि इनका इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट ही बंद कर दिया कि कोई वैली का है अनंतनाग के अंदर, अनंतनाग का आदमी ही नौकरी ले सकता है, पुंछ राजौरी का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। उनको पता था यहां तो अनपढ़ है। तो ये इस हद तक इन लोगों ने काम किया। फाइनली जब ये चीज उठी 370, मैं आपको कह सकता हूं हिंदुस्तान बाद में जागा है। 370 का विरोध करने वाला मैं व्यक्ति सामने बैठा हूं। पहली बार आपके जम्मू शहर में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि गुर्जरों के राइट्स इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि 370 की आड़ में ये जो आपके पॉलिटिकल तीनों पार्टियां जो क्या बन के बैठी है, मैं वो मुझे शब्द नहीं आ रहा है। ये भला हो कि मोदी जी और अमित भाई को इस बात का पता लगा, हमने पहुंचाई, और ये अमेठी की बातें हैं मेरी, वहां चुनाव में जब था। तो ये जब बात निकल के आई तो सरकार को लगने लगा कि अब 370 की आवाज जब उठाने लगे हम, हिंदुस्तान में आपने सही कहा, बाकी कोई 370 के तो आज भी कहते हैं हम वापस लाएंगे, पर गुर्जर कौम साथ खड़ी थी। अगर आपको याद हो 5 अगस्त जम्मू शहर था, हमारे ही गुर्जर बकरवाल और इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के कार्यकर्ता सफेद पगड़ी लगा के नाच रहे थे। क्यों नाच रहे थे? वो इसलिए नाच रहे थे, वो जानते थे 370 जाएगा तो उनके हक मिलेंगे। और थैंक यू मोदी जी, थैंक यू अमित भाई, आपने जो कंप्लीट पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट अप्लाई किया, 370 की आड़ में नहीं लगते थे सेंट्रल रूल्स, और आपने SC ST एट्रोसिटी एक्ट दिया। मैं इन तीनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये जब SC आप जानते हैं गुर्जरों को क्या कहते, बस में कोई बैठने देता था इनको? ये विचार, इनको बस में भी नहीं चढ़ने देते थे। आप सब व्यक्ति है, हॉस्पिटल जाते तो उनको भगा दिया जाता था और गुजरे जा रीच, मतलब अब शब्द बोलते थे। तो ये एक्ट से हमारी सम्मान वापस आया। दूसरा जो इन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, बहुत सारे राजनीतिक लोग तो आज भी वो जो, देखिए राजनेता एक ऐसा एक वो डिपार्टमेंट है, वो उसका खुद का लाभ नहीं हो ना, वो देश को भी बेच देगा। जब इतने बढ़िया एक्ट आए तो अब लोगों को भड़काने लगे, गुर्जरों के फॉरेस्ट एक्ट आ गया, अप्लाई तो हो नहीं रहा। अरे वो जब ऑफिसर जो बैठे हैं, टाइम लगेगा, लॉ बनाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए गुर्जर को यह हक मिला। लाभ क्या होता है? पहली बात, 370 हटने के बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक्सटेंड कर दिया, जिसका नतीजा पहली बार 44 DDC आपके जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, 20 की बात है, 44 DDC गुर्जर बकरवाल जीत के आए। मुझे आज तक याद है अनंतनाग के अंदर जब मैं गया तो मैं जब उनसे चर्चा कर, मैंने कहा DDC बन गए यार, बहुत खुशी की बात है। कहने लगा सर धन्यवाद आपका। मैंने किस बात का? कहता ये हमारा रिजर्वेशन आ गया, वरना हम तो DC के ऑफिस के बाहर दूर पुलिस वाला दिखता था तो डर के भाग जाया करते थे। अब वो कहता है कि मैं सल्यूट लेता हूं, साइड में DC खड़ा होता है। तो मेरा जो हमारा स्वाभिमान है, ये देने वाला मोदी जी, ये देने वाला अमित भाई। कल साहब नहीं, एक बात और फायदा, ये फायदा देखा आपने। उसके अलावा जब पॉलिटिकल हुआ तो अब आप बताइए, किसी भी डाउन ट्रोडन व्यक्ति का अगर कोई लीडर है तो वो उसकी बात तो करेगा ना। अगर ये 91 में अगर होता तो आज तक हमारे कम से कम 100 से ज्यादा, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इश्यू, तो उनके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनका अपलिफ्टमेंट होता कि नहीं होता, उससे भी हमें वंचित रखा। उम्मीद करते हैं अभी चुनाव होंगे तो हमें उनका लाभ मिलेगा। तीसरी बात जो मैंने बताया, मान सम्मान का बात, मैं एक आपके वो था गाना बजाने वाला ढोलकी, जिसको हम राजस्थान में कहते हैं, बहुत बड़ा फेमस, जो गुर्जरों के नाम से वो क्या करता था गाने, मैं नाम भूल गया, नाम लेना भी नहीं चाहता किसी ऐसे गलत व्यक्ति का। उसने एक दिन वीडियो आपने सुना होगा, न्यूज आई थी कि गुर्जरों में तो बदबू आती है, कुछ ऐसी आती है, बातें कर रहा था वो। ये लोग प्रताड़ित, हमारी महासभा ने FIR लॉन्च करके हमने प्रोटेस्ट किया था, उसके खिलाफ आज भी वो छुपता घूमता है। क्यों? हमने फैसला कर लिया कि इनको सबक मिल गया है देश को, अब हमें कोई वो प्रताड़ित नहीं करता है, अब कोई गलत शब्द नहीं बोलता है, उनको पता है FIR। ये बहुत बड़ा सम्मान इस 370 के कारण हमें मिला। और तीसरी बात देखिए आप, जो फॉरेस्ट के अंदर पहले तो कोई कानून ही नहीं था ना साहब, जंगल में फॉरेस्ट का वो जो गार्ड होता है वो भी बुलाता है, बेचारे जाते झुकते झुकते जाते, जैसे आज उत्तराखंड में इनकी हालत है। उत्तराखंड में वही हालत है जो यहाँ, बिकॉज SC नहीं है वहां, तो वो क्या करता, तुम इधर नहीं जाओगे तो इनसे दूध कलेक्ट,
कोई बकरी कलेक्ट, करप्शन हाई ऑर्डर था। आज कानून बनने के बाद और हमारे लोग अवेयर हो गए, नाउ तंग जरूर करते हैं, आई एम श्योर टाइम लगेगा देश को कानून बनने में, वो अब हरेसमेंट कम हो गया है। और लास्ट जो फायदे की बात मैं कहता हूं आपको, ये लोग जैसे इनके बलिदान, अब पहले क्या डरते थे, मैं आपको भी पता है साहब, 2022 तक रादर 21 तक सामान्य कश्मीरी घर से बाहर निकलने में डरता था। मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दें। ठीक कह रहे हैं। और उस दौर में इनको धीरे धीरे, और मुझे लास्ट याद है 2022 के अंदर मैं पहली बार राजौरी के पास, मैं नाम भूल रहा हूं जगह का, वहां मैं गया तो हमारी मां साहब मुझे बुलाया तो डर के मारे कहते कमरे में कर्नल साहब आपको माला पहनाएंगे। मैंने कहा भैया क्यों? थाना मंडी। मैंने कहा क्यों? तो डाक बंगलो ऐसे ऊंचा सा है और मैं फौज के मैं डिस्टर्ब नहीं करता, मेरा सैनिक हूं, मैं फौज को उतनी दूर रखता हूं जहां मेरी जरूरत है, मैं सामाजिक कार्य करता तो मैं वहीं जाता हूं। तो डरे हुए लोग 2022 में, बाकी कश्मीर में सारा गुजर एक्टिव हो गया था, पुंछ राजौरी में हर जगह, यहां अभी भी डर रहे थे। मैंने कहा नहीं, माला मैं तब पहनूंगा तब आप बाहर आओगे। कहते सर ये बाहर वाले ना हमें शाम को, मतलब डर था, पर हमने बात की, सारे लोग आए और बाहर वो किया। आज कोई नहीं डरता है। तो ये आपने 370 के बाद हमारा भला किया देश ने, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और 370 के सबसे बड़ा फायदा हुआ मिलिटेंसी में। वैसे हर आदमी कह सकता है मैं प्रताड़ित हूं, बड़े बड़े नेता कहते हैं साहब कि मेरे को प्रोटेक्शन दे दो, गाइड दे दो, मेरे को ये दे दो, घर दे दो, ये सबसे बन के जाते हैं। ये बेचारे सबसे ज्यादा इनको मिलिटेंट से भी मार झेलनी पड़ी। आज भी जो हिल काका में जो लोग लड़ाई लड़े थे, जिंदे बच गए थे, वो ये जम्मू के आपके कोई एक इलाका, वहां घर बांध के बैठे, रोज तंग किया जाता है इनको। तो उम्मीद करते हैं टेररिज्म खत्म हुआ तो ये वापस अपने इलाके में जाने लग गए हैं। और ये वैसे भी देखो किसी को छेड़ते नहीं है, सीधे साधे हैं, किसी से वास्ता नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी अगर देश के खिलाफ बात करता है, ये आदमी उसका साथ नहीं। मैं कर्नल साहब एक चीज और आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप कश्मीर का पूरा बिल्कुल दौरा के आए हैं, बड़ा लंबा चौड़ा दौरा लगा के आए, अब के हालात जो वहां पे टेररिज्म को लेके क्या है? मैं ये सवाल आपका बहुत अहम मैं मानता हूं। मैंने शायद पहली बार उन इलाकों में जाने का मौका मिला, मुझे सौभाग्य मिला जहां पर गुजर नहीं रहते। अब वो लोग बाग शायद बुलाने लग गए। जो टेररिज्म, जो यूथ के अंदर एक वो भय था ना कि हिंदुस्तान कहो या टेरर से लगाओ, मुझे बिल्कुल गायब मिला। मैं आपको बता सकता हूं, पहलगांव के फारदेस्ट विलेज, अनंतनाग के फारदेस्ट विलेज, सोफिया, कुलगाम, श्रीनगर, बारामूला में भी उड़ी जाइए, उड़ी के आगे भी आप आगे वाले जो ब्रिज है उसके साइड वाले गांव में चले जाओ, तंगधार, पंचगाम, और उसके बाद गेंदरबल, मैं पूरे इलाके में गया हूं। यूथ में एक बहुत तगड़ा बदलाव, उन्हीं गुजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो ये है कि उन्होंने एक दिशा पॉजिटिव साइड बदलाव आया है। कोई मुझसे पूछ रहा था आप कैसे कह सकते हैं, तो मैंने अंदाजा लगाया। मैंने कहा इस बार आपके चुनाव हुए हैं, परसेंटेज बढ़ा है, वो परसेंटेज में यूथ आगे आया है, ऐसा मैं मानता हूं। और सामान्य जनमानस को भी लगा है कि यार अब वो पॉजिटिव साइड आ गया, मैं ये कह सकता हूं। और जो ये कुछ बातें करते हैं कि इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, देखिए साहब, ये तो जब तक वो बरगद का पेड़ है ना पाकिस्तान, जब तक ये हिंदुस्तान में बातें होते रहेंगी पीओके हमारा है, ये जो पहले जो बदमाशों ने जो पीओके बनाया वही आज सबसे ज्यादा आवाज लगाते हैं। वेट करो, पीओके भी आएगा, देश भी, पर वो बरगद की जड़ें कहां है? तो वहां से वो कभी कभार ये हरकतें होती रहेंगी, पर कश्मीर का मैं मानता हूं अब इससे कोई वास्ता नहीं बचा। मैं कर्नल साहब आखिर में आपसे जी एक क्या मैसेज देंगे आप यहाँ के गुजरों को और यहाँ के दूसरे निवासियों को जो इन्हें कभी पास नहीं आने देते? मैं तीन लोगों को एड्रेस करना चाहूंगा। पहली, सरकारी तंत्र को, वो आपके लिए मैसेज है कि जब सरकार कोई कानून पारित करती है, पार्लियामेंट पारित करती है, आपका दायित्व बनता है उसको इंप्लीमेंट करें, अप्लाई करें। लोगों का अगर विश्वास पार्लियामेंट के कानून के बाद भी नहीं हो पा रहा है, वो ऑफिसर जिम्मेवार है, और उसमें वो भी पॉलिटी भी जिम्मेवार है जो देश को चलाती है। कृपया करके इंप्लीमेंट करें और इसमें कोई प्रकार की कोताल ना बरते, क्योंकि इन लोगों ने बहुत, कश्मीर के लोगों ने दुख देखे हैं, अब उनका भरोसा बढ़ गया है। दूसरा मेरा मैसेज है गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए, वो ये है कि आपका बलिदान आपके भरोसे के कारण व्यर्थ नहीं गया।
और आज हमारे को वो हक भारतीय पूरे देश का 15 करोड़ गुर्जर इनके साथ था। आज मैं कह सकता हूं पूरा 140 करोड़ लोग कश्मीर के गुर्जर बकरवाल और कश्मीर वासियों के साथ हैं। इसलिए आप अभी भी अपने जो नॉर्मल लाइफ है, आपके साथ बहुत अन्याय आज भी हो रहे हैं, पर हमें और सब्र करना पड़ेगा। एक दिन सवेरा होगा, क्योंकि जब तक परमानेंट सेटलमेंट आपका नहीं होता है, सब बेईमानी है रिजर्वेशन, सब बेईमानी है नौकरी, क्योंकि जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अब पढ़ेगा कब? जब घर होगा। घर कब मिलेगा? बातों से तो मिल रहा है, पर आपको अभी समय लगेगा। सब्र करें, हम बड़े न्यायप्रिय लोग हैं। और जो गुर्जर इस आरक्षण के कारण अपना जीवन स्तर ऊपर कर चुके हैं, गुजारिश है भैया, सरकार इससे ज्यादा क्या कर सकती है। आप भी कभी अपना थोड़ा समय इन भाइयों के लिए लगाओ, इनकी शिक्षा में। जब ये मूवमेंट करते हैं तो जिस प्रकार से हमारे इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के लोग, छोटी छोटी गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है, चाय की व्यवस्था करते हैं, रुकने में साथ देते हैं। आप सरकारी तौर पर पे हेल्प योर ब्रदर्स हु आर डिप्राइव्ड एंड यू आर इन जॉब, नॉट बिकॉज यू डिजर्व्ड इट, बिकॉज ऑफ योर ब्रदरन जो आज भी बेचारा भटक रहा है। एंड लास्ट, मेरा जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं नमस्कार हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने उस बुरे दौर के अंदर, अभी बुरा दौर पहली बार नहीं है, आपके पास तो करीब हजारों वर्ष से आता है हर दौर के अंदर, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। 47 के बाद आपके साथ जो दौर मैंने बताया कि LOC जो नाम का बंदर बनाया गया देशद्रोहियों द्वारा, वो इसलिए कि जो उधर लोग रह गए, अगर इधर ज्यादा पॉपुलेशन रह जाती तो ये जो गद्दारों की सरकारें रही हैं वो कभी नहीं रहती। ये पर फिर भी आपने उग्रवाद के दौर में देखा, हर दौर में आपने किया। आज जिस प्रकार से मैं मेरे अभी आपने सही कहा, इस दौरे में मैं उन इलाकों में गया जहां पहाड़ी और गुर्जर रहते ही नहीं है, पर पहाड़ी और गुर्जर दोनों मिलकर के आज जो गुर्जर बकरवाल गुर्जर पहाड़ी एकता मंच आपने उड़ी में बनाया है, और उसके लिए मुझे अच्छा लगता है। पर हमें जो एक आपको बधाई देना चाहूंगा, अब एकजुट आप हो रहे हैं, और हिंदुस्तान भी आपका इस चीज को कभी भूल नहीं सकता, आपके दुख को। पर आज सबसे बधाई के पात्र अगर हैं तो जम्मू कश्मीर का हर नागरिक है, मीडिया के लोग हैं, सरकारी तंत्र में भी कुछ 10% लोग हैं, और सेना तो मैं बधाई के वो हर काम में आगे रहती है, जिन्होंने पूरे कश्मीर की रेखा जो पहले लेफ्ट में जाती थी, मैं मानता हूं अब पूरी राइट में जा चुकी है। समय के साथ आप इसको देख लीजिएगा, यही मेरा कहना है। कर्नल साहब, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।